अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरआनिल करीम व फ़िल फ़ुरक़ानिल मजीद लअनहुल्लाहु व क़ाल लअत्तख़िज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फ़लयुबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआमी वला आमुरन्नहुम फ़ला युग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिरा ख़ुस्रानम मुबीना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई खुसूसी तौफ़ीक़ की बदौलत एक मरतबा फिर जुम्मतुल मुबारक की इन मुबारक साअतों में अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए, उसकी याद करने के लिए, उसके दीन की बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह आलिया में सर्वसुजूद होने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि हम तमाम के यहाँ आना, बैठना, कलाम करना, कलाम सुनना और अपनी बारगाह आलिया में सर्वसुजूद होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मक़बूल फरमाए, आमीन। आज का मौजू अपनी नौइयत के एतबार से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपनी अहमियत के एतबार से नहायत ही संगीनी का हामिल है और उसकी वजह यह है कि इससे जो असरात इस वक्त हमारे माशरे पर बिलउमूम पड़ रहे हैं और आइंदा आने वाले अय्याम में बिलखुसूस जो उसके असरात माशरे पर मुरतब होने जा रहे हैं, उसकी वजह से इसकी संगीनी दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है और हम मजबूर हैं कि इस हवाले से कुछ गुजारिशात आप अहबाब की खिदमत में पेश कर सकें। जो मौजू है ये वो एक एक्ट है, एक कानून है जो कि 2018 के अंदर पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। ये एक बिल था जो कि 21 अगस्त 2017 को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया था। पेश करने वाले जो लोग थे उनके अंदर 4 ख़वातीन थी और एक मर्द शामिल था, जिनमें एक सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा थी, सेनेटर रुबीना इरफान साहिबा थी, सेनेटर कुलसूम परवीन साहिबा थी, सेनेटर समीना सईद साहिबा थी और साथ में सेनेटर मिस्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब शामिल थे। और ये पाँचों अशख़ास जिन्होंने इस बिल को पेश किया था, ये इन पाँचों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ से था। ये ऐसा नहीं था कि किसी एक पार्टी ने ये बिल पेश किया हो और बाकी सब ने उसके ऊपर तायीद की हो या तरदीद की हो, बल्कि ये तमाम का ताल्लुक़ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ से था। इसका मतलब ये था कि मुत्तफ़क़ुन अलैह तौर पर उन तमाम पार्टीज़ ने मिलकर इसको पेश किया था, जिसमें मौजूदा हज़्ब इख्तिदार भी शामिल हैं और हज़्ब इख्तिलाफ़ भी शामिल हैं। अब वो जो बिल था उसका जो नाम रखा गया, यानी जो उसको मौसूम किया गया अंग्रेज़ी ज़बान में, उसका नाम रखा गया ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 और उर्दू में जो उसका तर्जुमा किया गया वो था ट्रांसजेंडर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ हुकूक कानून 2018। ये वो बिल था जो कि पार्लियामेंट में 5 अशख़ास की तरफ से पेश किया गया, जिसमें 4 ख़वातीन थी, एक मर्द था। और उसके बाद इसको जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो मुख्तसर औक़ात में इस पर एक डिबेट की गई और उसके बाद इत्तेफ़ाक़ राय से इसको मंजूर कर लिया गया। उसके बाद मई 2018 में जब ममनून हुसैन साहब सदर थे पाकिस्तान के,
आपकी खिदमत में इसको पेश किया गया और आपने इस एक्ट की मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी और उसको कानून के अंदर शामिल कर लिया गया, हमारे कानून का उसको हिस्सा बना दिया गया। अब ये जो एक्ट है ये क्या है, पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं और साथ में ये भी समझ लेते हैं कि इस वक्त इस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या पड़ गई। सबसे पहले तो इसकी जो ज़रूरत हमें इस वक्त इसके ऊपर गुफ्तगू करने की पड़ गई वो ये है कि इस वक्त ये केस दोबारा से फेडरल शरिया कोर्ट के अंदर मौजूद है और इस पर डिबेट जारी है। दूसरी बात यह है कि मुस्तक़बिल करीब में और एक्सपेक्टेड है कि अगले आइंदा आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर इसमें कुछ तब्दीलियां हैं, मज़ीद अमेंडमेंट्स के साथ इसको दोबारा पार्लियामेंट में लेकर आया जा रहा है। हालांकि ये अप्रूव्ड है, पार्लियामेंट में एक्सेप्टेड है, एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है, उसके बावजूद कुछ अहबाब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है और अब इसको दोबारा वो पेश कर रहे हैं कि भाई इसमें तब्दीलियाँ की जाएँ, इसमें कुछ अगलात मौजूद हैं। डेफिनेटली हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस कुछ भी है, हमारा उनसे एक ताल्लुक़ है, मुसलमान भी हैं और अक्सरियत अहले इस्लाम की है और जितना इस मुल्क पर उनका हक़ है उतना ही मेरा भी हक़ है, उतना ही आपका भी हक़ है, उतना ही हमारा हक़ है। तो इसलिए अगर इस मुल्क में कोई भी कानून बनता है या बनाया जाता है तो पब्लिक अवेयरनेस, यानी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नाम पर या हमारे वोटों से सेलेक्टेड लोग जो ऊपर आते हैं वो क्या कानून बना रहे हैं और उसके असरात मेरे घर पर, मेरे मोहल्ले पर, मेरे माशरे पर, मेरे शहर पर, मेरे सूबे पर और मेरे मुल्क के ऊपर क्या होने वाले हैं। अब जो कानून उन्होंने पेश किया, इसमें जो लफ्ज़ ट्रांसजेंडर है, हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। जो कानून असल पेश किया गया, जो बिल पेश किया गया, वो बिल ये था कि हमारे माशरे का वो तबका जिसको हम उर्फ़ के अंदर या तो मुखन्नस कहते हैं या खुनसा कहते हैं या ख्वाजा सरा कहते हैं, और अगर आमियाना अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल करें तो हम हिजड़े का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस बिल को पेश किया गया था। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे माशरे का एक महरूम तबका है और उस महरूम तबके के साथ जो उसका मुस्तक़बिल हमारे माशरे में तयन किया जाता है, तय किया जाता है, वो हमेशा एक इस तरह का मुस्तक़बिल होता है कि जिससे अमूमी तौर के ऊपर एक आम सलीम तबीयत इंसान वो घिन खाता है, वो नफ़रत को महसूस करता है। वो ख्वाजा सरा बनते हैं, सड़कों पर महफिल में नाच गाने करते हैं, एक ऐसा हुलिया अमूमी तौर पर अपनाते हैं कि जिससे एक आम बंदे को किरायत महसूस होती है। ना उनके लिए कोई मुकम्मल या प्रॉपर तालीम का सिलसिला मौजूद है, ना प्रॉपर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, ना ही कोई प्रॉपर उनके लिए जो दीगर इंसानी ज़िंदगी की सहूलियात हैं जो मर्द और ख़वातीन बिलुमूम इंजॉय कर रहे होते हैं वो उनके लिए मौजूद हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे माशरे का एक महरूम तबका है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ उर्फ़ के अंदर भी यही एक मामूल अपनाया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में एक ऐसे बच्चे की विलादत हो जाए जो कि मुखन्नस हो या खुनसा में से हो, तो अमूमी तौर पर वालिदैन भी उसको कबूल नहीं करते। और अगर प्री बर्थ कंडीशंस में ये पता लग जाए, यानी दौरान हमल वालिदैन को इस पर आगाही मिल जाए, जिस तरह से आजकल जदीद निज़ाम के ज़रिए आगाही मिल जाती है अल्ट्रासाउंड वगैरह से, तो अक्सर कोशिश ये होती है कि डीएनसी वगैरह कराकर उसको एबॉर्ट कर दिया जाए, यानी वो बच्चा ज़ाया कर दिया जाए, हमल से उसको गिरा दिया जाए। ये भी एक रवैया है। और जब वो दुनिया में आ जाता है और फिर अगर किसी को पता लग जाए तो यकीनन उसके हवाले से वालिदैन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। तालीम और तरबियत से भी उस बच्चे को रोका जाता है, स्कूल्स में नहीं भेजा जाता कि हमारे लिए एक बेइज्जती की बात है, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर मज़ीद उसमें चीज़ें करके बिल आखिर उनका मुस्तक़बिल ये ठहरता है कि वो रस्तों में घूमते हैं और एक अजीब व गरीब उनका हुलिया होता है, नाच गाने करते हैं, उससे वो अपने लिए भीख मांगते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर दीगर मसाइल जो है माशरे में जन्म लेना शुरू करते हैं। ये वो बुनियादी बात थी जिसकी बुनियाद पर इस बिल को पेश किया गया था। अब बज़ाहिर इसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। आपके माशरे के लोग हैं और मेरे और आपकी तरह के इंसान हैं, अलबत्ता कुदरत की तरफ से उनके लिए कुछ फ़ैसले किए गए हैं और वो उस फ़ैसले से इस वक्त दो चार हैं। और अगर वो उस फ़ैसले पर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर दीन के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो अल्लाह की ज़ात से बहुत कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर ख़ास इनामात रोज़ आखिरत में फ़रमाएंगे। इस्लामी शरीयत के अंदर मुकम्मल इस अहवाल, इस हवाले से तालीमात मौजूद हैं। फ़िक़्ह के अंदर बाकायदा अब्वाब मौजूद हैं
मीरास का पूरा कानून मौजूद है। इस्लामी तालीमात में मुकम्मल उसकी जो जुज़ियात हैं उनकी वजाहत मौजूद है कि किस तरह अगर किसी के घर में ऐसी औलाद हो जाए तो उसकी तालीमात क्या हैं, उसकी तरबियत कैसे की जाएगी, शरई तौर पे अहकाम क्या होगा, जायदाद में उसका कितना हिस्सा होगा, उसको कितना पैसा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम तफसीलात हमें मिलती हैं। लेकिन जब इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया तो उसके अंदर जो जिस चीज़ का मुजाहिरा किया गया, अब पेश करने वाले बज़ाहिर क्योंकि सारे ये मुसलमान लोग हैं, तो अगर हम लफ्ज़ कमाल अय्यारी इस्तेमाल करें तो शायद किसी को पसंद ना आए कि आप मुसलमानों पर उनकी नीयत पर तोहमत लगा रहे हैं, तो हम लफ्ज़ कमाल अय्यारी तो इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जिन लफ्ज़ों को उसके अंदर इस्तेमाल किया गया उसमें इतना इबहाम मौजूद था, उसमें इतना शक मौजूद था, उसमें इतने डाउट्स मौजूद थे कि जो असल मसला था, नफ्स मसला मुखन्नस के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, वो सारा पीछे चला गया और उसकी जगह एक दूसरे मसले ने जन्म ले लिया और एक दूसरा मसला खड़ा हो गया जिसको आप हमजिन्स परस्ती का मसला कहते हैं। उर्दू में हमजिन्स परस्ती और अंग्रेज़ी में इसके लिए होमोसेक्सुअलिटी इसकी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, यानी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मर्द मर्द के साथ कौम लूत वाला अमल करे या औरत औरत के साथ कौम लूत वाला अमल करे या इस किस्म के दीगर मामूलात जो हैं वो किए जाएं, तो उसके अंदर जो प्रोटेक्शन असल में मिल गई उन अल्फाज के इबहाम से, उन अल्फाज की तब्दीली से, वो किसको मिल गई? वो सारी उस तबके को मिल गई जो कि होमोसेक्सुअल था, यानी कि हमजिन्स परस्त तबका था। अच्छा, इस वक्त जिन सियासी हालात का हमारा मुल्क शिकार है बिलखुसूस, इन हालात में हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि बैरूनी किसी भी प्रेशर को बर्दाश्त किया जा सके। आपको पता है माशी हालात कहाँ खड़े हुए हैं, मुल्क सैलाब की वजह से किन हालात से दो चार है, हमें हर तरफ से फंड्स ही चाहिए, देना किसी को रुपया भी नहीं, सबसे लेना ही पड़ रहा है, ठीक है ना। अपने हालात इतने ख़राब हैं कि अगर कोई दोस्त मुल्क भी हमसे कोई गुजारिश भी कर दे ना, सिफारिश तो दूर की बात है और हुक्म तो दूर की बात है, तो हम उसका भी ना नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब जो आ जाए भाई कबूल है। बिल्कुल इसी तरह के हालात जब 2018 में थे तो FATF की तरफ से जो शराइत पेश की गई, आपको पता है ना, ये भी आप सुनते रहते हैं, FATF की तरफ से ऑर्डर्स आ गए, तो जी 40 में से 38 शराइत पूरी हो गई, 2 बाकी हैं, ठीक है ना। अब वो पता नहीं वो 2 अल्लाह माफ़ करे कितनी संगीन होंगी, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसके जिन अहबाब से हमने रब्ता किया और इस हवाले से मालूमात हासिल की, तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये इनमें से अमूमन बिल्स वो थे जो कि बाहर से रिटर्न आए, यानी लिखे हुए आए और एज इट इज़ पेश हुए और एज इट इज़ एक्सेप्ट हो गए। बाहर से रिटर्न मटेरियल आया, ऐसे ही पेश किया गया और ऐसे ही अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। उसके रिव्यू के लिए जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ऑफ पाकिस्तान को, जो कि एक सरकारी इदारा है, वहाँ पे ये भेजा गया कि भाई आपकी इसमें क्या राय है, तो उन्होंने मुकम्मल उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब इसको दोबारा भेजा गया तो उसके ऊपर उन्होंने अपने रिव्यूज़ लिखे और अपनी सिफारिशात को साथ लिखकर भेजा कि भाई इसमें ये तब्दीलियाँ की जाएँ, ये गलत हो रहा है, इसमें अल्फाज का उलटफेर है, कहा कुछ जा रहा है, मायने कुछ और निकल रहे हैं और नताइज कुछ और बरामद होंगे। लेकिन उन बातों पर, उन सिफारिशात पर गालिबन कान नहीं धरा गया और उसका नतीजा ये कि उसको हमारे कानून का हिस्सा बना दिया गया और इस वक्त ये मसला दोबारा से उठ रहा है। इस वजह से हम मजबूर हैं कि कुछ बातें आपकी खिदमत में इसकी आगाही के हवाले से पेश कर सकें। अच्छा, जो इसमें तारीफ़ात ट्रांसजेंडर्स की लिखी गई हैं वो 3 तारीफ़ात बयान की गई हैं, ठीक है ना। पहली तारीफ़ तो वही है जो एक सिंपल सी है, ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ समझ लें, अंग्रेज़ी का है, उर्दू में इसके लिए हम मुखन्नस आम तौर पे कह देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। 2 अल्फाज हैं, एक है ट्रांस, एक है जेंडर। ट्रांस के मायने होते हैं तब्दीली, इसी से ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना, इसी से ट्रांसफ़र होता है, तब्दीली। और जेंडर कहते हैं जिन्स को, यानी सिन्फ को, मर्द एक जिन्स है, औरत एक जिन्स है। तो ट्रांसजेंडर यानी तब्दीली है जिन्स, जिसमें इंसान अपनी जिन्स को बदल दे या वो जिल्द बदल जाए, ये होता है ट्रांसजेंडर। अब इसकी 3 तारीफ़ात लिखी गई। होना तो ये चाहिए था भाई एक सिंपल सी तारीफ़ होती कि ट्रांसजेंडर है तो उर्दू में उसके लिए खुनसा का लफ्ज़ है, मुखन्नस का लफ्ज़ है, हिजड़े का लफ्ज़ है, ख्वाजा सरा का लफ्ज़ है, आप कोई भी लफ्ज़ लिख देते, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन 3 तारीफ़ात बयान की गई, जिसमें पहली तारीफ़ तो वही है जो इंटरसेक्स की होती है, यानी कि ख्वाजा सरा की पेश की गई। दूसरी तारीफ़ जो है
उसके अंदर अजीबोगरीब एक बात लिखी उन्होंने और लिखा कि यूनिक असाइन मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनेटिकल एक्सर्शन और कैस्ट्रेशन, कि ट्रांसजेंडर एक ऐसे शख्स को कहा जाएगा, ठीक है ना, जिसको पैदाइश के वक्त एक जिनसी कैटेगरी के अंदर रख दिया गया, यानी उसको या तो मर्द कहा गया या औरत कहा गया, ठीक है, लेकिन वक्त और हालात के गुजरने के साथ वो नामर्द हो गया। अब किसी भी वजह से वो नामर्द हो गया तो अब वो शख्स भी इसके अंदर शामिल होगा। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर एक शख्स अपने ज़ाती किसी गुनाह की वजह से, ज़ाती किसी ख़ता की वजह से, ज़ाती किसी ऐब की वजह से नामर्द हो गया या किसी बीमारी की वजह से उसके साथ ये मसला हो गया, तो आखिर किस बुनियाद पर उसको खुंसा कहा जाएगा? उसके सोचने का अंदाज, उसके समझने का अंदाज, उसके अंदर मौजूद शहवानी जज्बात, वो सारे के सारे एक मर्द की तरह हैं। लेकिन अगर ऐसा शख्स जिसकी मर्दानगी किसी भी वजह से ज़ाइल हो जाए तो उसको भी ट्रांसजेंडर की सफ़ में शामिल किया गया। तीसरा जो इसकी तारीफ बयान की गई वो और भी मज़ा का खेज़ है। उसके अंदर कहा गया ट्रांसजेंडर मैन और ट्रांसजेंडर वुमेन, यानी मुखन्नस मर्द और मुखन्नस औरत। भाई अगर वो मर्द है तो मुखन्नस नहीं होगा, और अगर मुखन्नस है तो मर्द नहीं होगा। इसी तरह अगर वो औरत है तो मुखन्नस नहीं होगी, और अगर मुखन्नस है तो औरत नहीं होगी। कोई एक नाम होगा ना, या तो मुखन्नस होगा या मर्द होगा या औरत होगी, कोई एक जिन्स होगी। तारीफ ये लिखी है कि ट्रांसजेंडर मैन और ट्रांसजेंडर वुमेन ख्वाजा सरा और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। यानी ऐसा मुखन्नस मर्द या ऐसी मुखन्नस औरत या ऐसा ख्वाजा सरा कि जिसके अंदर हयातियाती तब्दीलियां इस तरह से रोनुमा हुई कि माशरे में जो मर्दों के खसाइल हैं वो उनसे हट गया, या जो औरतों के खसाइल थे वो उनसे हट गया, तो इस वजह से वो शख्स भी इसके अंदर शामिल होगा। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एक मर्द है या एक औरत है, वो किसी भी वजह से अपने बारे में सोचते हैं कि यार मुझे ना मर्द बन के मज़ा नहीं आ रहा, या लड़कियां अमूमन उन फैमिलीज़ में जो हमारे ज़रा से कमज़ोर घराने होते हैं, वहाँ की बच्चियां अमूमन गुस्से में ये कहती हैं कि जब वो देखती हैं कि उनका भाई बाहर भी जा रहा है, घूम भी रहा है, खा भी रहा है, और वालिदैन बच्चे पर सख्ती नहीं कर रहे, बेटी पर ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, तो वो गुस्से में कहती हैं कि काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती, ये जुल्म तो नहीं सहना पड़ता। अब ऐसी कोई भी कैफियत हो, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो यानी जहनी किसी तकलीफ की वजह से, या उसके अंदर कोई फीलिंग्स पैदा हो जाए, या उसको मर्द बनना या औरत बनना अच्छा ना लगे और वो जाकर नादरा के ऑफिस में कहे कि भाई मैं मर्द नहीं हूँ, मेरे वालिदैन ने मुझे खामख़ाई मर्द लिखवा दिया, आप प्लीज़ मुझे औरतों की सफ़ में शामिल कर दें, तो कानूनी तौर के ऊपर इस एक्ट के मुताबिक नादरा का इदारा पाबंद है कि उस मर्द को औरत लिख देगा। और इसी तरह अगर औरत ने जाकर ये कंप्लेन कर दी कि मुझे औरत कहा जाता है या मेरे वालिदैन ने औरत का नाम दिया, मैं औरत बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं मर्दों की तरह फील करती हूँ, मेरी रग़बत मर्द के बजाय औरत की जानिब ज़्यादा होती है, मैं उधर जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे औरत शुमार ना करें, मुझे मर्द शुमार करें और मेरे नाम में लिखें कि मेरी जिन्स औरत नहीं है, मर्द है। तो नादरा इस एक्ट के मुताबिक पाबंद है इस बात का कि उसको अब वो औरत नहीं लिखेगा और मर्द लिखेगा। अब इसका आप नतीजा समझ रहे हैं क्या होगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि सबसे पहली बात, फॉर एग्जांपल एक मर्द खड़ा होता है और वो जाके कहता है कि साहब मैं मर्द नहीं हूँ, आप मुझे औरत लिख दें। अब जितनी पब्लिक प्लेसेस पर मर्द और औरत की सेग्रीगेशन होती है, फॉर एग्जांपल पब्लिक टॉयलेट्स हैं, मर्दों के अलग हैं, औरतों के अलग हैं, अब वो कानूनी तौर पर इस बात का मजाज है कि वो ख़वातीन के टॉयलेट्स को यूज़ कर सकता है। वो कानूनी तौर के ऊपर इस बात का मजाज है कि अगर कोई ऐसा स्कूल या इदारा है कि जहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं है, सेपरेट एजुकेशन है, तो वो वहाँ ख़वातीन के एरिया में जाके बैठ सकता है।
कोई शादी ब्याह का माहौल है या कोई ब्यूटी पार्लर है या कोई ऐसी जगह जहाँ ख़वातीन के अपने ख़ास सिटिंग्स का अंदाज होता है, वो वहाँ बैठती हैं, तो अब ऐसा शख्स जिसने कानूनन नादरा से लिखवा लिया कि मैं औरत हूँ, अब उसको औरत ही गर्दाना जाएगा और वो उन तमाम जगहों पर एक्सेस कर सकता है। लेकिन एक अजीब व गरीब मज़े की बात है इसी बिल में जो आगे लिखी हुई है, और जब ऐसे शख्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, वो जहाँ चाहे एक्सेस करे, लेकिन अगर वो अरेस्ट होगा, उसको किसी जुर्म में पकड़ा जाएगा, तो बाकायदा तौर पर ये बात लिखी हुई है कि उनके लिए अलग जेल खाने बनाए जाएं और उनके लिए अलग से ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि उनसे इन्वेस्टिगेशन हो सके। यानी जुर्म की सूरत में अलग जेल खाना बनना चाहिए, लेकिन आम जिंदगी के अंदर वो औरतों में घुस भी सकता है और सारे काम औरत वाले कर भी सकता है। अब इसके माशरती असरात क्या हो सकते हैं? हमारा वक्त कम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। सबसे पहला नुकसान जो इसका हो सकता है वो मैंने आपको बताया कि बेपर्दगी और बेहयाई और बेगैरती वो अपने उरूज पर चली जाएगी, ठीक है ना। इख्तिलात ज़न इसी तरह होगा। दूसरा नतीजा क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान में जो अभी तक एक कानून है कि मर्द मर्द से शादी नहीं कर सकता, औरत औरत से शादी नहीं कर सकती, इसके अंदर ये राइट मुंतकिल हो जाएगा कि एक मर्द खुद को कानूनन औरत साबित करे और उसके बाद जिस मर्द से चाहे शादी कर ले, क्योंकि अब वो कानून की ज़बान में औरत है और वो जिस मर्द से चाहे निकाह कर सकता है। इसी तरह एक औरत है, अगर वो किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहिए तो नादरा में जाएगी, अपना जेंडर लिखवाएगी कि भाई मैं मर्द हूँ, और उसके बाद वो जिस औरत से चाहे वो शादी कर सकती है। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ख़ानदानी निज़ाम और ख़ानदानी ढांचा वो किस कदर तबाही के दाने पर पहुँचेगा, इसका मैं और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो इसके नतीजे में निकल के आएगी वो ये सामने आएगी कि हमारे यहाँ जो विरासत का एक शरीयत में निज़ाम है कि बेटे के लिए 2 हिस्से होते हैं, बेटी के लिए 1 हिस्सा होता है, ठीक है ना। अब एक बेटी इस बात को महसूस करती है कि भाई मुझे दौलत ज़्यादा चाहिए, मुझे तो डबल हिस्सा चाहिए। बाप या माँ मरते हैं, विरासत का हिस्सा आता है, वो नादरा में जाती है, कहती है जी मैं तो मर्द हूँ, अब मेरा फैसला इसके मुताबिक होगा। तो अब कानूनन इस बात के ऊपर तमाम लोग पाबंद होंगे, यहाँ तक कि अदालत उज़्मा भी, कि उसको मर्द का राइट दे और उसके लिए कानून